पॉपुलेशन ग्रोथ का एक मतलब मेन रीजन ये बोल सकते हैं कि एक वुमन का मल्टीपल बर्थ्स देना या मल्टीपल बच्चे पैदा करना। तो ऐसे में जब कोई महिलाएं मतलब काफी बच्चे पैदा करती हैं तो ऐसे में उनकी फिजिकल हेल्थ कैसे हो जाती है, क्या क्या फिजिकल हेल्थ में चैलेंजेस उनको आते हैं? मल्टीपल बर्थ के साथ मेंटल पेशेंट ज्यादा लगी होती है, उसके अपने जो पहले के बच्चे हैं उनको भी देखना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है, परिवार की चीजें भी देखनी है, परिवार में कोई परेशानी है, फाइनेंशियल हो चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल कोई ऐसी दिक्कत हो परिवार के किसी भी मेंबर में, तो डेफिनेटली वो मदर की हेल्थ पर भी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ। बहुत लोग शर्म की वजह से दे माइट नॉट बाय ऑल ऑफ दिस थिंग्स, है ना, कि इसके बारे में क्या बात करें, मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो या देयर नेचर कह लो, वट एवर इट इज। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये एक बहुत ही प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है जो आपको हॉस्पिटल में मिलती है। इसके लिए हमारे अलग चेम्बर्स हैं जिसमें सारे ऑप्शंस बताए जाते हैं, तो आप इस बात के लिए मत शर्माइए कि ये कॉमन नॉलेज होगा और सबको पता चलेगा। आप आइए, देखिए, जरूर मिलिए डॉक्टर से, और ये सब चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी में पेशेंट से बात की जाती है एंड दोनों हस्बैंड वाइफ से बात की जाती है। और देखिए, अगर आपने अपनी हेल्थ चुन रहे हैं तो उसको आप उससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि बाद में परेशानी हो उससे पहले ही आप मेजर्स लें, कुछ तरीके अपनाएं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, वो बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 91.2 NIVH चलो पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 2011 में हमारे देश का पॉपुलेशन 121 करोड़ था, और पूरी दुनिया की बात करें तो 700 करोड़, और आज 2026 में इसका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन देश की बात करें तो 140+ करोड़, एंड पूरी दुनिया की बात करें तो 800 करोड़। यानी हर साल पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे हैं या फिर उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। चैलेंजेस जैसे एजुकेशन की डिमांड, हेल्थ सेंटर पे जो प्रेशर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कमी या फिर रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें। और इस पर अगर हम पॉपुलेशन पर बात कर रहे हैं तो इन पर भी बात करना उतना ही ज़रूरी है। और इसी पर बात करने और हमें गाइडेंस देने हमारे बीच स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर चित्रा जोशी, दून हॉस्पिटल से, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। सो हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका 91.2 NIVH चलो दून पर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर मैम। सो सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन की बात करी है मैम, जैसे मैंने बताया कि 140 करोड़ प्लस हमारे देश का है, पूरी दुनिया की बात करें तो 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप इस बढ़ती पॉपुलेशन को कैसे देखती हैं? हेल्थ सेंटर्स पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इसका असर पड़ रहा है? ये एक जेन्युइन कंसर्न की चीज़ है जो मैं कहूँगी जेनिफर आपसे, क्योंकि हम अगर आम वैसे भी देखें, एक क्लिनिशियन की तरह ना देखें, हम आम एक नागरिक की तरह देखें, तो हम देख रहे हैं इस चीज़ का दबाव हर जगह पड़ रहा है। आप स्टेशन पे जाइए, आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप हेल्थ सेंटर्स पे जाइए, आप किधर भी जाइए, आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा कि पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लंबी क्यू हैं। तो देखिए, हमारे सारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, दे आर ऑल नंबर्ड, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उस पर कंट्रोल नहीं होता है तो डेफिनेटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्प्रॉपर होगा, वो सही तरीके से नहीं होगा। तो इस पे हमें कुछ ना कुछ इस पे कदम लेने चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंटली अगर हम कहें तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो अगर हम कोई भी इससे वंचित रहता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, दे हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। सो डेफिनेटली वी शुड थिंक अबाउट इट्स अ इशू। यस, इट्स एन इशू। तो अब ये तो बात हुई देश की, दुनिया की, पर हम इंसान तब तक जागरूक नहीं होते या फिर जब तक बात हम तक नहीं पहुंचती। तो ऐसे में अगर किसी फैमिली में बच्चे ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, तो फिर उनको फाइनेंशियली, इमोशनली या फिर हेल्थ वाइज क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं एक फैमिली में? ये तीनों एस्पेक्ट जो आपने बोले, फाइनेंशियली, इमोशनली और हेल्थ वाइज, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करते हैं। अगर ये वाली चीज़ें हैं, आप देखिए जितने बच्चे ज़्यादा होंगे, समय हमारे पास वही लिमिटेड है, बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट है, बॉन्डिंग नहीं हो पाती, वो समय आप जहाँ 4 बच्चों में, 5 बच्चों में बांट रहे हैं, वो आप अगर 2 बच्चों में बांटेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा उनकी अपब्रिंगिंग होगी, उनकी मेंटली
स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनकी फिजिकल नीड्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर होंगे। Okay. और फाइनेंशियली आप देखें तो वही रिसोर्सेज की बात अगर हम कहें, एक लिमिटेड आय के साथ जो एक परिवार है वो, और आजकल जैसे हम देख रहे हैं हर चीज़ इतनी महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन हो या और एस्पेक्ट्स हो, तो वो डेफिनेटली एक सीमित और एक प्लान्ड परिवार के साथ रहेंगे तो उनको ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, उनका एक बेटर अच्छा नागरिक बनाने में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी आपने इमोशनल से एक बात कही मैम, तो मुझे मतलब सोशल मीडिया पे भी ये बात बहुत ही चर्चित होती है कि अगर 3 बच्चे होते हैं तो जो मिडिल चाइल्ड होता है वो इग्नोर्ड होता है, या छोटा बच्चा कोई भी, मतलब तीनों में से किसी एक को लग सकता है कि शायद मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में पता ही नहीं है, और इसको लेके बहुत मीम्स भी बनते हैं, है ना। तो आई थिंक दैट्स ट्रू, पॉपुलेशन या फिर घर पे बच्चे जितने कम होंगे, पेरेंट्स उतना अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाएंगे, अपने बच्चे से बॉन्डिंग कर पाएंगे। दैट्स, एंड शायद इस एंगल से बहुत ही कम लोग सोच पाते हैं, इस एंगल से बहुत कम सोच पाते हैं। बिल्कुल। और आजकल अगर हम देखें तो बच्चों की नीड्स बढ़ गई हैं। आप अगर आजकल मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें तो जितना ज़्यादा कोहेसिवनेस होगी परिवार में, जितना अपनापन होगा, जितना समय वो एक दूसरे को दे पाएंगे, जो कि कम हो पा रहा है दिन ब दिन। आप देखिए आपका समय आप परिवार के लिए कम निकाल पाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ लॉन्ग रन में अगर देखें तो उतने ही स्टेबल एडल्ट्स हमको मिलेंगे, और वो ज़्यादा आजकल के बदलते माहौल और चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर को फेस करने लायक एडल्ट्स होंगे। ओके, तो मैम जैसे बात हो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की, सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी वजहें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? देखिए कई बार कुछ बिलीव्स होते हैं, और मैं जो कहती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, मैं क्लिनिशियन अगर बात करूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव जो तरीके हैं उनको कम इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कई बार होता है कि एक अनप्लान प्रेगनेंसी हुई, पीपल दे थिंक कि ठीक है लेट्स गो एड विद दिस, तो मेनी टाइम्स दिस हैपेंस। एक तरह से वो अच्छा है कि आपने बच्चे को ग्रोथ की चांस दी, मगर ओवरऑल देखें अगर ऐसे बहुत सारे परिवार सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली, इंक्रीज होती जाएगी। और बाकी कुछ अपने फेमिलियल बिलीव्स होते हैं, कई बार आपको लगता है कमाने वाले ज्यादा होंगे, इस तरह की चीज भी आप देखें तो आती है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ऐसे में मैम जैसे आपने बताया कि कुछ ये धारणाएं होती हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ, और दूसरी चीज ये भी है कि जो जेंडर प्रेफरेंस होती है ना, कि लड़का चाहिए, और जब तक लड़का बच्चा नहीं होगा तब तक दिस प्रोसेस गोज ऑन। 5-6 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने तो काफी एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, केसेस देखे होंगे, क्या आज भी जेंडर प्रेफरेंस एक इशू है? एंड अगर है तो उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे? जेंडर प्रेफरेंस डेफिनेटली एक इशू है, और मैं सिर्फ लड़के के लिए नहीं कहूंगी। कई बार ऐसा होता है किसी के 2 बेटे होते हैं और वो चाहते हैं कि एक बेटी हो जाए, है ना। तो दोनों तरह से हम देखते हैं, एंड डेफिनेटली एक सोसाइटल हमारे यहाँ है कि अगर बेटा होगा तो बेहतर होगा, तो इस वजह से चलते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि इस तरह की चीज़ों में पढ़ के फिर इसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी एक प्रोहिबिटेड चीज़ है। तो आप पहले से आपने डिटरमिन करना है बेबी का जेंडर, ये चीज़ अलाउड नहीं है और ये इलीगल है। तो इसमें एक पति पत्नी अच्छे एजुकेटेड हैं तो उनको ये बात सोचनी है कि सोसाइटल प्रेशर से ऊपर उठ के उन्हें इस बात को डिसाइड करना है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो किस तरह से, क्योंकि दोनों को बराबर पढ़ाना लिखाना है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो मेल बेबी है चाहे वो फीमेल बेबी है। आज हम यहाँ दोनों लेडीज बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है, लड़कियां आजकल सब चीज़ कर रही हैं। हर प्रोफेशन में लड़कियां अव्वल आ रही हैं, आगे आ रही हैं। आप 10th 12th के रिजल्ट देखिए, लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर रही हैं। तो ये बात समझनी है, पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्हें इन सोसाइटल प्रेशर से ऊपर उठने की ज़रूरत है। और ये एक हस्बैंड वाइफ का डिसीजन है कि उन्हें आगे कैसे ले जाना है। तो मैम आपका गायनोकोलॉजी का फील्ड है, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि 10 सालों से भी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस में आपने क्या नोटिस किया कि इस बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से जो मैटरनिटी सर्विसेज हैं, मैटरनल हेल्थ है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैम? देखिए सर्विसेज अगेन
हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैं, भले ही सरकार ने बहुत सारे अच्छे पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, कई सारी पॉलिसीज हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, सुरक्षित मातृत्व है, सुमन डेस्क है, बहुत सारी पॉलिसीज चल रही हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प करना चाह रही है और बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट माओं को प्रोवाइड किया जा रहा है, न्यू बॉर्न्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए उन पब्लिक सेक्टर में जितने लोग आ रहे हैं, अगर उसका दबाव बढ़ेगा तो वही रिसोर्सेज जो एक हॉस्पिटल है, बेड शेयरिंग भी होगी अगर ज़्यादा दबाव होगा, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो ये सब चीज़ हम देखते हैं कि बहुत एक्सेसिव दबाव है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स पर। एंड बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर्स, और उनके लिए पब्लिक सेक्टर है भी। तो डेफिनेटली रिसोर्सेज के एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वो अच्छे से सबको वो सुविधाएं मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कंट्रोल्ड एक प्लानिंग होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, स्पेसिंग का पेशेंट्स को, उनके हस्बैंड्स को, सबको पता होना चाहिए, और ये सब पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी आगे प्लान करेंगे। ओके जैसे मैम अभी हमने ये बात करी है कि मैटरनल सर्विसेज, इसी से रिलेट होते हुए आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का एक मतलब मेन रीज़न ये बोल सकते हैं कि एक वुमन का मल्टीपल बर्थ्स देना या मल्टीपल बच्चे पैदा करना, है ना। तो ऐसे में जब कोई महिलाएं मतलब काफ़ी बच्चे पैदा करती हैं, तो ऐसे में उनकी फिजिकल हेल्थ कैसे हो जाती है, क्या क्या फिजिकल हेल्थ में चैलेंजेस उनको आते हैं। इसके अलावा इनकी जो मेंटालिटी है और जो इमोशनल उनका जो बिहेवियर है कैसा हो जाता है, मतलब क्या वो खुद विलिंग होती हैं फॉर मल्टीपल चिल्ड्रन या फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है फॉर मल्टीपल बर्थ्स, कैसा होता है, उनकी मेंटालिटी कैसी होती है ओवरऑल। देखिए एक एस्पेक्ट में हेल्थ केयर का जरूर आपको कहना चाहूंगी कि अगर कोई ओपीडी 6 से 7 घंटे चल रही है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की, और उस पे एक्सेसिव दबाव है, आपके पास 250 पेशेंट आ रहे हैं, तो कई बार आप देखें हम इन निटिग्रिटीज पे नहीं जा पाते हैं कि क्या ये एक कंसेप्शन पहले से प्लान था। ये चीजें ऐसी होती हैं जिसपे जनरल मैसिव अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। पेशेंट की इमोशनल हेल्थ वो एक चीज है जो अभी भी कम है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर का हैं चाहे आप पब्लिक सेक्टर का हैं। तो बहुत बार पेशेंट हमारे पास जो आती हैं, दे हैव एक्सेप्टेड दैट दे आर प्रेग्नेंट एंड दे एक्सेप्ट करती हैं कि वो ठीक है, हमें ये आगे कंटिन्यू करना है। बहुत दबाव वाली स्थिति हमें नहीं लगती। लेकिन रिसेंटली जैसे मैंने एक थीसिस कराई, एंजाइटी बहुत होती है पेशेंट्स में। मल्टीपल बर्थ के साथ मेंटल पेशेंट ज्यादा लगी होती है, उसके अपने जो पहले के बच्चे हैं उनको भी देखना है, अपनी हेल्थ भी देखनी है, परिवार की चीजें भी देखनी है, परिवार में कोई परेशानी है, फाइनेंशियल हो चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल कोई ऐसी दिक्कत हो परिवार के किसी भी मेंबर में, तो डेफिनेटली वो मदर की हेल्थ पर भी, इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे क्योंकि माँ बनने से उसकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट नहीं रही है, शी हैज टू साइमल्टेनियसली मैनेज ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो पेशेंट एक्सेप्ट करती हुई हमारे पास आती हैं, लेकिन हाँ उन्हें अपने लिए, अपने को अच्छा मेंटेन करने के लिए फिजिकली मेंटली उतने कोई इस तरह के हमारे पास ऐसे घर पे भी अगर हम देखें तो ऐसे कोई मेथड्स नहीं होते, ऐसे कोई आयाम नहीं होते जिनको वो अपना करके अपने को ठीक रख सकती हैं या उस तरह से अपनी इमोशनल हेल्थ को मेंटेन कर सकती हैं। जी। तो मैम अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन बहुत उनकी कम है या फिर मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज कह दीजिए, या फिर कुछ यहाँ पे मजदूर भी होते हैं जो महिलाएं होती हैं, तो फिर ऐसे में अगर उस फैमिली में बच्चे ज्यादा हो तो न्यूट्रिशन भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन या चैलेंज हो सकता है टू द मदर एज वेल एज द चिल्ड्रन। तो ऐसे में क्या कंडीशन होता है कि आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, क्या आपको लगता है? रियलिटी से थोड़ा रूबरू कराइए हमारे लिसनर्स को। बिल्कुल, देखिए हम बहुत सारे पेशेंट्स में देख रहे हैं, अनीमिया बहुत कॉमन है। अनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन कम होना पेशेंट का, है ना। और इसका मुख्य कारण जो होता है आहार की कमी, एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट की कमी होती है। सरकार ने इसके लिए भी बहुत प्रोवाइड किया है, प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अलग से राशनिंग है, राशन प्रोवाइड होता है। उसके अलावा उनको मॉनिटरी सपोर्ट दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जांचें कराई जाती हैं ताकि टाइमली वो आके अपनी जांच कराएं, उनको सप्लीमेंट्स दिया जा सके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा होता है। चीजें बहुत हैं, लेकिन उनका आना और उन सारी सुविधाओं को अवेल करना, उन सुविधाओं का फायदा उठाना, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है ना।
ना, वो अपना जिस वक्त सुबह काम कर रही हैं उस वक्त हॉस्पिटल खुले हैं, क्या वो पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, क्या वो उन तक पहुंच पा रही हैं, वैक्सीनेशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और क्या वो उसके लिए इतना मोटिवेटेड है, उनके परिवार वाले ये बात जानते हैं कि उनको ले जाना है। तो हम देखते हैं कि पेशेंट कई ऐसे होते हैं जो एंड टाइम पे बिल्कुल डिलीवरी के समय हमारे पास आ रहे होते हैं, उन्होंने कभी 9 महीने विजिट भी नहीं कराई होती है, या 2-3 विजिट कभी इधर उधर कराई होती हैं, सप्लीमेंट्स इरेगुलर लिए होते हैं। तो अगर ये चीज पे करेक्शन हो जाए, लोग इसके लिए खुद से जागरूक हो जाएं, इनिशिएटिव लेना इंडिविजुअल को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सब के लिए प्रचार प्रसार भी सरकार काफी कराती है। हम लोग भी जितनी बार पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हम उनको इसके लिए काउंसलिंग भी करा रहे होते हैं, हमारे पास काउंसलर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स खुद बता रहे होते हैं। तो आई होप एक समय आएगा जब सबके सब इस बात के लिए मोटिवेटेड होके इनिशिएटिव लेके खुद से जागरूक हैं, लेकिन उस चीज को जागरूकता को अपने डेली लाइफ में लाना है। करेक्ट। और हमारे इस पॉडकास्ट का भी ओवरऑल उद्देश्य यही है कि है ना, लोग इससे अवेयर हों और इस चीज से सेंसिटाइज हो सके और आए और उन सब सुविधाओं का जो प्रोवाइड कराई जा रही है उनका फायदा उठाएं, ताकि उनके लॉन्ग रन में उनकी और बच्चे की हेल्थ को हम अच्छी रख सके। बिल्कुल मैम। एंड जैसे पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओवरऑल आज का सेगमेंट यही डिस्कस हो रहा है, राइट। एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें नज़र आता है या फिर बात उठती है, जो कि है फैमिली प्लानिंग मैम। तो आप यहाँ पे डिफाइन अगर करना चाहेंगी तो फैमिली प्लानिंग को कैसे डिफाइन करना चाहेंगी, व्हाट एग्जैक्टली फैमिली प्लानिंग इज, एंड फैमिली प्लानिंग में क्या होता है ओवरऑल ये बताया, क्योंकि टर्म तो हमने काफ़ी सुना है, पर डेप्थ में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग, बस हम एक शब्द में बोल देंगे फैमिली प्लान करना, बस। बट इससे आगे की बात आप हमें बताएंगे अभी कि क्या होता है। बिल्कुल जी। और मैं कहूँ ये एक नेसेसिटी है, इस समय नीड ऑफ द आवर है फैमिली प्लानिंग। अगर हम इसे बहुत सिंपल टर्म्स में कहें, आसान भाषा में हम कहें, तो फैमिली प्लानिंग इज एक अपनी फैमिली को प्लान करना। और फैमिली प्लानिंग का समय जो अगर हम बेस्ट कहें वो तब है जब एक कपल अपनी जर्नी शुरू करता है ना। तो मैरिज से ही उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह प्लान करनी है। और इस प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपने अपना पहला बच्चा कब प्लान करना है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कितने बच्चे चाहते हैं, और आपकी आय कितनी है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है। आपको स्पेसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आपने अगर सोचे हैं कि आपके 2 बच्चे होने, तो आप उनके बीच में कितना अंतर रखेंगे। ये एक ओवरऑल इन्फॉर्म्ड एक डिसीजन लेना, ये फैमिली प्लानिंग है। स्पेसिंग की बात करी आपने, आइडियल गैप कितना होना चाहिए मैम? आइडियल गैप जो होता है, हम कहते हैं 3 से 5 साल आइडियल गैप होता है। और अगर मैं पूछूं क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि इन 3 सालों में एक तो आपका जो पहला बच्चा है वो इतना आप संभालने लायक होते हैं, उसका न्यूट्रिशन, उसका शुरुआत का इनिशियल वैक्सीनेशन पूरा हो चुका होता है, मदर को रिकवरी के लिए पूरी तरह से समय मिल जाता है, अगर कोई डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सकती है। तो जब एक बच्चा 3 साल का आप मैनेज करने लगे, तो आप एक न्यू बॉर्न को फिर दोबारा से जब अपना दूसरा बच्चा होता है तो आप उस पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसी तरह जैसे आपने पहले बच्चे की थी। तो दैट्स वाई स्पेसिंग पेशेंट की अपनी हेल्थ के लिए, लेडी की अपनी हेल्थ के लिए और बच्चे के हेल्थ के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम आय की तरह से देखें तो आप एक बच्चे के लिए थोड़ा सा वो करके आपको वो जो इंटरवल मिलता है, डेफिनेटली आप सेकंड बेबी के लिए अच्छे प्रिपेयर्ड रहते हैं या नेक्स्ट बेबी के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। ओके, आई होप आई डिडंट इंटरफियर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ फैमिली प्लानिंग। सारे पॉइंट कवर हो चुके थे, ये सब उसी का पार्ट है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो मैम इससे ही अब भाई फैमिली प्लानिंग तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए पॉइंट्स भी पता चल गए कि ओवरऑल उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगली बात आती है कॉन्ट्रासेप्शन की। तो ओवरऑल हमारे देश में या फिर दुनिया में बोल लो, कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट थिंग, एंड विच इज़ द इफेक्टिव मेथड, एंड कपल को जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो अपनाते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड क्या आप सजेस्ट करेंगे ओवरऑल? देखिए, अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन को डिवाइड करें तो कुछ टेम्पररी मेथड्स होते हैं और परमानेंट मेथड्स होते हैं। प्लीज उसे एक्सप्लेन भी कर दीजिए मैम। बिल्कुल, हाँ। तो टेम्पररी मेथड्स होते हैं और परमानेंट मेथड्स होते हैं। परमानेंट मीन्स आप परमानेंटली आपने कुछ ऐसा इंतजाम किया, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स कराए जिससे कि अब आप आगे कंसीव नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और टेम्पररी मेथड्स वो हैं जो स्पेसिंग के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसमें टेम्पररी मेथड्स में कुछ लॉन्ग टर्म मेथड्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप कहें तो टेम्पररी मेथड्स में एक बैरियर मेथड के रहता है, जैसे निरोध का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पिल्स होती हैं, बहुत सारी ओरली लेने वाली दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग तरह की आती हैं, हार्मोनल पिल्स। इसके अलावा टेम्पररी मेथड्स में आता है इंजेक्टेबल्स आते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं, जैसे वो 3-3 महीने पे पेशेंट लगा सकती हैं। इसके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव में हमारे पास कॉपर टी, जिसे हम वैसे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। इम्प्लांट्स आ रहे हैं, इम्प्लांट्स जो कि स्किन के नीचे रख दिया जाता है और ये 3 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो ये टेम्पररी कॉमन है। और इसको किस तरह से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव लेना है, ये एक कपल का जॉइंट डिसीजन होता है। तो उनको एक काउंसलर और डॉक्टर से मिल करके दे कैन डिसाइड उनके लिए बेस्ट क्या सूटेबल है, उनकी अपनी कोई जनरल कंडीशन है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको देखते हुए उनको एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव डॉक्टर सलाह में बता सकता है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कपल को साथ में आना चाहिए, समझना चाहिए और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा, हमें कितने साल की स्पेसिंग करनी है, क्या चीज़ हम ले सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे से प्रोवाइड कराता है। और इसको हम कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम उनको हर तरह का ऑप्शन देते हैं और वो जो बेस्ट उनको सूटेबल लगता है वो चूज कर सकते हैं उसमें। जी। तो मैम अगर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करी है तो देयर आर सम माइंडर्स जो ये सोचते हैं, माइंडसेट बेसिकली, कि महंगा पड़ता है या जो भी, एंड हो सकता है देयर माइट बी सम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज वेल जो एफर्ट सच में ना कर पाते हों। तो क्या ऐसे में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसी फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट में अवेलेबल हैं? तो अगर हैं तो कैसे एक्सेस करें, क्या मेथड होता है, ये भी बता दीजिए। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जेनिफर। आई वुड लाइक टू से कि ये तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर कहूंगी। हमारे यहाँ सारे तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। मैं अपने गवर्नमेंट दून हॉस्पिटल के बारे में कह सकती हूँ। और सारे तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रोवाइड करा रही है। बहुत महंगे महंगे कॉन्ट्रासेप्टिव 3-3 साढ़े 3 हज़ार के, जैसे मैं इम्प्लांट्स की बात कर रही हूँ, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। तो दे कैन अवेल दो सर्विसेज। आप आइए, ओपीडी में आइए, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगेगा आपसे डिस्कस किया जाएगा। हमारे पास फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स हैं और वो आपको इस बारे में, और डॉक्टर्स आपको इस बारे में गाइड करेंगे। इसके अलावा भी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो ये हैं, इम्प्लांट को छोड़ के, वो कुछ एक सेंटर्स पे होता है जहाँ ट्रेन स्टाफ होता है। बाकी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स सारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी सारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके मैम, जैसे ये जो मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं, जैसे समवॉट काफी लेवल तक लोग इसे काफी ओपन मुद्दा समझते हैं, बोल्ड मुद्दा समझते हैं, एंड आई कैन नॉट बी रॉन्ग एट दिस। बहुत लोग शर्म के वजह से दे माइट नॉट बाय ऑल ऑफ दिस थिंग्स, है ना, कि इसके बारे में क्या बात करें, मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो या देयर नेचर कह लो, वट एवर इट इज। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? उस शर्म को दूर हटाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो ऐसी बात बोलिए कि शर्म उनके दिमाग में बाद में आए, पहले ये जो डर होता है या फिर जो अवेयरनेस होती है वो बात आ जाए पहले। इस पे मैं एक चीज और कहूंगी, ये जितनी काउंसलिंग जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, या आप डॉक्टर से मिलके जो कर रहे हैं डिस्कस, ये एक बहुत ही प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है जो आपको हॉस्पिटल में मिलती है। इसके लिए हमारे अलग चेम्बर्स हैं जिसमें सारे ऑप्शंस बताए जाते हैं। तो आप इस बात के लिए मत शर्माइए कि ये कॉमन नॉलेज होगा और सबको पता चलेगा। आप आइए, देखिए, ज़रूर मिलिए डॉक्टर से। और ये सब चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी में पेशेंट से बात की जाती हैं, एंड दोनों हस्बैंड वाइफ से बात की जाती हैं। तो और देखिए, अगर आपने अपनी हेल्थ चुन रहे हैं तो उसको आप उससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि बाद में परेशानी हो उससे पहले ही आप मेजर्स लें, कुछ तरीके अपनाएं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, वो बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल से एक बात हमें सिखाई जाती थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज डेफिनेटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वो एकदम एलिमेंट्री में सिखाया जाता था, वो अब जाके हमेशा याद रखना है। एग्जैक्टली। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्शंस तो हम समझ गए, ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं इनके बारे में। इसके अलावा सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों को मिलके आपको क्या लगता है और क्या मेथड्स अपनाने चाहिए, या फिर और क्या मेथड्स हो सकते हैं फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? मैम, जो मेरा मानना है, एक तो ये है कि हमें कुछ आउटरीच प्रोग्राम ऐसे करने चाहिए, हमको खुद जा करके, कि हम सेंसिटाइज कर सकें जनरल पॉपुलेशन को। अगर हम इस तरह के कुछ कैंप करा सकें, होते हैं सरकार की तरफ से कैंप होते हैं, लेकिन मुझे लगता है अवेयरनेस कैंप जिसमें हम पेशेंट को मोटिवेट करके ला सकें कि सेंटर पे वो
आए और उन सर्विसेज को उनका यूटिलाइजेशन अच्छा हो और वो इस्तेमाल कर सके वो चीज़ें। दूसरी बात मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि हमारा भविष्य कौन है, वो एडोलसेंट्स हैं जो अभी 12th में हैं, डिग्री कॉलेजेस में हैं। मुझे लगता है ये अवेयरनेस उन तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब शादी हुई तब आपने ये बात समझनी है, ये तो मैं कह ही रही हूँ, करेक्ट, लेकिन उसका बेस वो है जो बच्चे, कई बार आप देखिए आर्ट साइड में जाते हैं तो शायद बहुत सारी बातें उन्हें नहीं पता होती। इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल भी कनेक्ट होता है, तो मैं पूछ ही लेती हूँ, हाँ है ना, जी, बताइए, ताकि please। लोगों को ये चीज पता चले कि इसका ये जवाब है। हाँ। जैसे स्कूल्स होता है, कॉलेजेस होता है, इनमें जो सेक्सुअल एजुकेशन है, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस लेवल पे कितना खुल के बात करना चाहिए, और अगर आप हमारे मीडियम से कोई बातें जो यंग जनरेशन है उन तक पहुंचाना चाहे तो दिस इज योर चांस मैम, आप बोल सकती हैं, जो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें उनसे। बिल्कुल, ये तो, और ये बात मुझे हमेशा से लगी है कि एडोलसेंट्स जो कि आज आगे हमारे भविष्य हैं, जो टीनेजर्स हैं, दे शुड बी अवेयर, दे आर अवेयर अबाउट, वो बहुत सारी चीजों के लिए अवेयर हैं अभी, बिल्कुल, मगर सेक्सुअल हाइजीन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हर बच्चे के लिए है जो पढ़ रहा है। दे शुड बी अवेयर, उन्हें अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, बच्चियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, बॉयज में कैसे उन्होंने अपनी सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करनी है, कई सारी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे वो कैसे बच सकते हैं, और सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, मुझे लगता है इसका सेंसिटाइजेशन स्कूल लेवल पे जरूर होना चाहिए, स्कूल लेवल पे एंड कॉलेज लेवल पे जरूर होना चाहिए, ताकि हम अपनी जनरेशन को और ज्यादा अवेयर कर सकें और फ्यूचर में वो ऐसे कपल बने जो कि एक अच्छा डिसीजन ले सकें, और यही लॉन्ग टर्म में हमें काम आएगा। तो आई वुड रियली वांट कि टीनेजर्स और young adults जो हमारे हैं, they should be aware that they have to come and avail these services. They are available without any judgment. They can come, आ सकते हैं और बिल्कुल अपनी बात खुल के कह सकते हैं, और कोई अगर ऐसी परेशानी है तो अर्ली ट्रीटमेंट इज द क्योर, अर्ली ट्रीटमेंट कराइए ताकि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। ओके मैम, अभी बात करते करते अपने बीच में कैंपेन्स का भी जिक्र करा था। हाँ, तो ऐसे में वी ऑल नो कि गवर्नमेंट बहुत ऐसी चीजें करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्कीम्स प्रोवाइड करता है, बट यही है अवेयरनेस की कमी, लोगों को पता नहीं होता कि ऐसी चीजें भी चल रही हैं। तो आज क्यों ना आप हमें बताएं कि जो मैटरनल हेल्थ है उसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए कौन कौन से स्कीम्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, है ना, और अगर आपने कैंपेन्स भी कराए होंगे तो लोगों के रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं, क्या पहले से अभी अवेयरनेस बढ़ी है, ये सारी चीज़ें एक बार बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो एडोलसेंट्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम है। कॉन्ट्रासेप्शन मैं आपको बता ही रही हूँ कि पूरी तरह से फ्री है हमारे हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स हैं जो कि आपकी हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के लिए आप, सरकार ने मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे, मैंने जैसे कहा राशन वगैरह के लिए है, आशा वर्कर से कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज एंड दे विल हेल्प देम। इस तरह आंगनवाड़ी से बहुत सारे, अगर रूरल एरियाज में, वो प्रोवाइड करा रही होती हैं। और यही कहेंगे कि आपको कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारा ऐसा स्टाफ है जो आपकी हेल्प कर सकता है। आपके आने की ज़रूरत है, आपके आने की ज़रूरत है, और आइए, अवेल करिए। और हर कैटेगरी के वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ और भी हमारा जो है सारा पैरा क्लिनिकल स्टाफ है जो उनको हर तरह से हेल्प कर सकता है वंस दे कम। ओके, तो ये तो काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे मोबाइल पे सेंड करा हुआ है, तो मैं सुनाना चाहूँगी आपको, है ना? बिल्कुल। तो उनको आप गाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल। मैसेज वॉइस लिसनर 1.mp3 1.0 megabytes bullet Okay. mp3 WhatsApp on top, open on button finds by Google लिसनर मैम, मेरा नाम स्वाति है, मेरी एक बिटिया है। मेरे और मेरे हस्बैंड का शुरू से ये डिसीजन रहा है कि हम सिंगल चाइल्ड रखेंगे, हमें और बच्चे नहीं चाहिए। हम इसी को अच्छे से पालन पोषण करेंगे, महंगाई देखते हुए कोशिश करेंगे इसका सब शौक पूरा कर पाए। लेकिन मेरे फैमिली का बहुत प्रेशर है मैम। घर में जो भी आता है उसका सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, और बच्चे करो।
इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके माध्यम से मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप प्लीज ऐसे लोगों को थोड़ा सा कुछ टिप्स दें, कुछ समझाएं कि ये लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम समझें, जो बड़े हैं वो अपने बच्चों का प्रॉब्लम समझें कि बच्चों की अपनी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, अपनी चॉइस है। हम एक रखना चाहते हैं, हमारी मर्जी, हम उसको खुश रखना चाहते हैं। कोई प्रेशर ना दे हम लोग को, बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। स्वाति जी, वैसे तो आपने अपने क्वेश्चन से ही सबको जवाब दे दिया और मैं उसी को रीइंफोर्स करूंगी, रीइटरेट करूंगी। और जो इस दौरान हमने बातचीत की उसमें मैंने बार बार बोला, ये कपल का डिसीजन है। वो हम ऐसे कपल भी देखते हैं जो बिल्कुल इस समय एक भी बच्चा नहीं चाहते हैं, ऐसे भी कपल हमारे पास आते हैं। तो देखिए, ये एक कपल का अपना डिसीजन है। मेरी श्रोताओं से, दर्शकों से इतना ही कहना है कि पर्सनल लाइफ में हम, वो समय आ गया है कि हम बहुत किसी के इंटरफेयर हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अपने नॉलेज के हिसाब से या अपनी आगे की ज़रूरतों के हिसाब से, या वो किस तरह से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, उनको अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से लिया। तो उनको डिसीजन क्वेश्चन करने वाले हम कोई नहीं होते। तो जो भी बात है वो पति पत्नी के बीच में है, उनका अपना डिसीजन है, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरी यही सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें उसे मानना चाहिए। ओके, ये स्वाति जी के लिए तो रिस्पॉन्स था ही, इसके अलावा और भी लोग जो हमें सुन रहे थे उनके लिए भी ज़रूरी था। बिल्कुल। हमारी एक और लिसनर है, उनका भी मैसेज हम सुन लेते हैं। Listener 2.mp3 800 WhatsApp on top open on Finds by Google। मैं रमा बोल रही हूँ। मैं मैडम जी ये जानना चाहती थी कि मेरी 2 पोतियां हैं और जो मेरी बहू है ना, वो चाह रही है कि ऑपरेशन करवा दें, बस अब बच्चा नहीं चाह रही। अब बताओ, ऑपरेशन करवाएगी, चीर फाड़ करवाएगी, शरीर का भी नाश होता है। भाई बच्चे क्या है, बच्चे तो भगवान की देन है ना, अब जितने हो जाए अच्छा है। आप अगर कुछ बताओगे तो अच्छी रहेगी। अब मैं उसको भी सुनवा दूंगी कि आप क्या बोल रहे हो, आपका कहना थोड़ा मान भी लेगी। रमा जी, इस बारे में तो मेरा एक ही बात कहनी है, जो पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अगर आप कहें तो ये एक फादर और मदर जो बच्चों के हैं, ये उनका डिसीजन है, ये आप उन पर छोड़ दीजिए। वो किस तरह की चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो परमानेंट कोई मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें वो नसबंदी कराना चाहते हैं, या वो कुछ टेम्परेरी करना चाहते हैं, ये पूर्णतया कपल का डिसीजन होता है। और उसमें भी मदर का डिसीजन होता है। कपल साथ में हस्बैंड उनके सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन ये इंटायरली जो कंसेंट होती है वो मदर देती है, यानी वाइफ देती है। तो उस पे इंटरफेयर न करना सबसे हमारे लिए बेस्ट होगा। और 2 बच्चियां अगर हैं तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको बड़ा बनाना, उन्हें डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS बनाइए, ये हमारा गोल होना चाहिए, रादर देन कि हम और बच्चों को करें जिसको वो अच्छे से अगर उसका पालन पोषण नहीं कर पाते हैं तो वो ज्यादा एक परेशानी वाली बात है। सबकी परिस्थिति जो भी आपके बेटे की और बहू की है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो डिसीजन उन्हीं पे छोड़ देना रमा जी बेहतर होगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत थैंक यू। आपने अच्छे से हमारे लिसनर्स के जो क्वेरीज थे उनके जवाब आपने दिए, है ना। एंड इसी से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें, ऑफ कोर्स हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ भी हमें करनी चाहिए, विच इज़ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स जो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रिगार्डिंग हो। बहुत से मिथ्स हैं और एक अभी हमने जस्ट सुना, जैसे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराएगी, चीर फाड़ कराएगी, इससे शरीर ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें। तो क्या लगता है आपको कि जो ऐसे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, क्या ये सच है कि ऐसे ऑपरेशन कराने से शरीर को कुछ नुकसान होता है, कोई साइड इफेक्ट होता है, एनीथिंग लाइक दैट? देखिए, ये मिथ ही है। मिथ मतलब एक गलत धारणा। ये धारणा जो आम जनरल पॉपुलेशन की नॉलेज में होती है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास आएंगे वो आपको इसको सही से और अच्छे से समझा पाएगा। कोई चीर फाड़ नहीं होती। कई बार लैप्रोस्कोपिक होते हैं ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं, जिनमें नहीं हो सकते उनमें होते हैं, और वो भी बहुत ही 1 या 2 टांकों के ऑपरेशन होते हैं। तो ऐसी इसमें कोई नहीं है। जैसे मेल स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें कहा जाता है कि पुरुषों में कमजोरी आ जाएगी, ऐसी भी कोई चीज नहीं होती। ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर होता है, सुपरफिशियली होता है, और इसे आराम से करा। और इनफैक्ट वो
फीमेल्स में करने से ज़्यादा सिंपल आसान होता है। अच्छा। तो ये एक धारणा है, इस तरह नहीं है। कॉपर टी के लिए धारणा है कि कॉपर टी अच्छी नहीं होती, बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। देखिए हर चीज़ हर एक पे सूट नहीं करती है, तो जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा वो आपको सूट कर रही है कि नहीं। ऐसे भी हमने पेशेंट देखे हैं जो लगातार कॉपर टी उन्होंने एक स्पेसिंग मेथड की तरह रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म रखा हुआ है, या जो पिल्स भी अच्छे लंबे समय के लिए ले लेते हैं। और कई लोग हैं जो डेफिनेटली स्टरलाइजेशन ऑपरेशन भी कराते हैं। तो हर एक को हर चीज़ सूट करती है। टेम्परेरी मेथड्स में हम ये कहेंगे आप देखिए, इस्तेमाल करिए, नहीं पसंद आए तो आप उसे हमेशा चेंज कर सकते हैं, दोबारा बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप आइए, जो आपके लिए सूटेबल होगा और जो आपके लिए बेस्ट होगा वही कॉन्ट्रासेप्टिव आप आराम से सालों साल इंतजार। एक और सवाल मेरे मन में आया मैम, आपने कॉपर टी का अभी 2-3 बार जिक्र करा। जैसे कॉमनली जो चीजें होती हैं, पिल्स हो गए, कॉन्डम्स हो गए, इसके बारे में लोग काफी अवेयर हैं। व्हाट इज दिस कॉपर टी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। कॉपर टी अगर हम कहें तो ये तो एक जनरल हम टर्म में बोलते हैं क्योंकि ये आसानी से लोग समझ पाते हैं। इट इज एन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स ये यूट्रस के अंदर रख दी जाती है और वहां रहने के उसकी प्रेजेंस की वजह से वो कंसेप्शन को रोक देती है, क्योंकि वो स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह कम करती है। उसके अपने कुछ लोकल इफेक्ट होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ये अलग अलग तरह की आती हैं, कुछ 5 साल के लिए इफेक्टिव हैं, कुछ 10 साल के लिए इफेक्टिव हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। जिनको सूट करता है ये वो इससे बहुत खुश रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा उपाय है स्पेसिंग करने के लिए और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है मैम, मतलब मैं मिथ्स से सीधे डाउट पे आ गई क्योंकि मुझे खुद लगा कि पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या सो मूविंग अहेड, हम आ पहुंचे हैं कंप्लीट एंड ऑफ आवर सेगमेंट एंड विच इज़ ऑफ कोर्स योर मैसेज। जैसे पॉपुलेशन के बारे में हमने बात करी, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करी, मैटरनल हेल्थ, ऑल ओवर हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स छुए हैं आज। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए, या फिर हमारे लिसनर्स के लिए जो हमारे वॉचर्स हैं, यूट्यूब पे भी जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं एज अ मैसेज तो प्लीज़। मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के है। पहली बात तो ज़रूर हेल्थ सर्विसेज जो हैं उन्हें अवेल करिए। अपने आसपास के लोगों को भी सेंसिटाइज करिए। अगर आपको लगता है कि कोई लोअर स्ट्रेटा के आपके या काम के वाले लोग हैं या आपके आसपास कोई मजदूर काम कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करिए। ये हमारा एक सोसाइटी का फर्ज है कि हम उनमें देखें कि कोई ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसे हम भेजें कि कम से कम उनको गाइड कर सकें हम लोग। तो हम अपना ही इनिशिएटिव ना लें, हम खुद ही अपना नहीं देखें, हम अगल बगल जो हैं उनको भी मोटिवेट करें, वो जाएं और सर्विसेज को अवेल करें। एंड सेकंड थिंग जो मैं कहूँगी वो मैं यंगस्टर्स के लिए कहूँगी, यंग एडल्ट्स के लिए कहूँगी, सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि आपका ओवरऑल किस तरह से आपकी स्वच्छता वगैरह को लेके, इन पे आप बहुत ध्यान रखिए और आइए डॉक्टर से कंसल्ट करिए। किसी भी तरह का शक है, कोई डाउट है, उसे उन लोगों से मत पूछिए जो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के पास आइए, पूछिए, ताकि उनका अर्ली डिटेक्शन हो सके, उनका जल्दी इलाज हो सके और लॉन्ग टर्म में जब आपकी मैरिड लाइफ शुरू हो तो आपको कोई परेशानी ना हो और आप स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगी कि बच्चियों का HPV वैक्सीनेशन कराइए, जो कि कैंसर सर्विक्स के लिए आजकल पूरा मुहिम चल रही है। ज़रूर से इस चीज़ को आइए, अवेयरनेस लीजिए। कोई शक है तो अगेन रिपोर्ट, कम टू द हेल्थ फैसिलिटी, एनक्वायर। करेक्ट। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, प्रेग्नेंट अपनी फैमिली को प्लान करिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अपने मैरिज के समय से, कि आपने कितने बच्चे करने हैं और किस तरह से करने हैं, कितनी स्पेसिंग रखनी है। और न्यूट्रिशन का, मदर का बहुत ध्यान रखिए। उन्हें पूरी जो उनकी विजिट्स होती हैं हॉस्पिटल की टाइमली, वो जरूर करवाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इतने टाइम से आपने हमें सारी ज़रूरी जानकारियाँ ओवरऑल आपने कवर करी हैं, जो कि कोई ऐसा हाईटेक वाली बातें नहीं है। इट्स समथिंग जो कॉमनर्स को भी पता होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए, चाहे वो यंगस्टर हो, मैरिड हो, है ना, ताकि और भी जो
बड़े भी होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए ताकि वो और लोगों को एजुकेट कर सकें। एंड आज के बातचीत से ओवरऑल मैं लिसनर्स को वही बातें बताती हूँ जो मैं समझ पाती हूँ। एंड एक मुझे जो चीज़ टच करी थी कि पॉपुलेशन में हमने सारी कंसेप्ट्स तो कवर करी थी, पर एक चीज़ मुझे टच करी वो ये थी कि जब बच्चे कम होंगे तब इमोशनली जो ध्यान दे पाते हैं पेरेंट्स ना, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल बात लगा मुझे कि आई थिंक आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अडल्ट्स भी हैं जो ट्रॉमाटाइज्ड हैं, बचपन के काफ़ी सारे ट्रॉमास को वो साथ लेके चल रहे हैं। एंड इसके पीछे शायद एक वजह ये भी थी कि पेरेंट्स शायद उन पे ध्यान नहीं दे पाए। एंड ये कम हो सकता है अगर बच्चे मतलब सिंगल बच्चा हो या फिर 2 हो, तो शायद तब पेरेंट्स उनको इंडिविजुअली ध्यान दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरह से उनसे बॉन्ड कर पाएंगे। एंड इसके अलावा जो बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके बारे में हमने जान लिया, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी जान ली। अब बस ज़रूरत है खुद रिस्पॉन्सिबल होके इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की, इन चीज़ों का फ़ायदा लेने की एंड और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाइए। वैसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड आई थिंक टचिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 एंड IVH हरदोन। धन्यवाद।